मेरा नाम आरुषि है। यह कहानी मेरी बेटी आदिति और उसकी ज़िंदगी पर है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे के रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर दिन प्रतिदिन चेंज कर देती। फिर मुझे चुप चुप कर चादर धुंधी और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वह दिन बहुत कमज़ोर तो होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देख मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक ही यही बात निकली कि भगवान ऐसा मंजर कभी किसी माँ को ना दिखाए, क्योंकि वह मेरी बेटी और बेटा शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उसे वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ हूँ, मानो जैसे कि मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ कोई खुशी नहीं देख पाई थी और मेरे पिता उनको तो बेटे की बहुत चाहत थी, इसलिए वो मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। वह मुझसे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ में पर बहुत गुस्सा आते थे। कुछ खानदानी शक्तियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सके। बस इसी कारण वह मुझे नफरत भरी निगाहों से देखते, हर वक्त मुझे सख्ती से बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी करवा दी थी। मेरा पति सरकारी स्कूल में एक शिक्षक था। हमारी एक 3 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन विद्यालय से आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वह मेरा साथ छोड़ गए। वह दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। मुझ में पर तो परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे साथ ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया था। शायद उन पर भी मैं बोझ बन गई थी। वो भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल से मैं मनहूस औरत थी। मैंने ही उसके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर गई। मेरे माँ बाप ही मुझे बोझ ही समझते थे। मैं अपनी बेटी को साइन से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे व्यक्ति थे जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम अभिषेक था और मेरी बेटी का नाम अदिति था। हम लोग साथ साथ खाने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते अदिति 16 साल की हो गई और अभिषेक 15 साल का हो गया था। जब अभिषेक के पिता का देहांत हो गया, वह भी इस दुनिया से चले गए। मतलब मेरे दूसरे पति भी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए थे। उनकी हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ साथ जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसलिए कार की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक किरण की छोटी सी दुकान थी। एक दिन जब हम सब लोग सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा कि आवाज़ तो अभिषेक के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी और देखते ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। यह देखकर मैं घबरा गई। निडर था कि कहानी अभिषेक तो इस छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैं करीब गई और मैंने जाकर देखा तो अभिषेक मां नहीं था। वहाँ बाथरूम जाने के लिए उठा होगा, इसी वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने ईश्वर से धन्यवाद किया कि यह तो अच्छा हुआ कि अभिषेक को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाई देती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसे छत को दोबारा डलवा सके। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत गिर गई थी और हमने उसको हाल ही पर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी और बाहर कोई भी नहीं सो सकता था और कमरे में एक बेड और एक चारपाई थी। 2 लोग ही बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब वह दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 तो कमरे बनवाए थे। यूँ तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी तो ज़रूरी था। अब मजबूरी भी थी, क्या कर सकते थे। गुजर बसर तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। अभिषेक तो सवेरे उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया था।
जबकि अदिति अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी डर गई थी कि, लेकिन आज वो इतनी डर तक क्यों सो रही थी? उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज़ भी दी तो वह उठी नहीं। थोड़ी देर के बाद मैंने उसके कमरे में जाकर देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं बहुत तरह से घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया है। मैंने फौरन ही अभिषेक को बोला कि पास के ही डॉक्टर के पास बुलाओ। डॉक्टर घर आया तो डॉक्टर ने कहा कि यह बेहोश हो गई है, लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की कमी है, कोई भारी काम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना, फल अच्छा खाना वगैरह खिलाएं, ठीक हो जाएगी। जब अदिति को होश आए तो मैं उसके पास बैठ गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। तो वो कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना लेती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने आकर देखा वह अपने कमरे में नहीं और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर उसे देखा तो वह इस चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा तुम यह चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उसे पर बहुत चिल्लाई और कहा कि यहाँ से उठो, अपने कमरे में जाओ और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो, तभी तो ठीक हो जाएगी। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे यह चादर जरूर बिस्तर पर बिछाने के लिए, हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से यह चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पे क्यों सवार हो गया? इतनी तो चादर गंदी भी नहीं थी जो तुम धोने के लिए बैठ गई। छोड़ दो इसे, मैं खुद चादर को धो दूंगी। उठो यहाँ से। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए वह सो गई और अभिषेक भी काम पर जा चुका था। उसको सिर्फ मैंने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करवाई और वह कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती था। घरवाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी उसे दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह गुजर गया। उस दिन अभिषेक ने मुझे कहा आज मैं खाना कर आया हूँ। वह डर से आया था और आदिति भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी चादर कमरे में। मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पति को याद कर रही थी। दूसरा पति मेरा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहले शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को वह हमेशा ही अपनी बेटी समझता था। और मैंने भी अभिषेक को कभी नहीं बताया कि वो मेरा सौतेला बेटा है। उसने मुझे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वो मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था। वह उसे घर में अकेला ही मर्द था, वह इकलौता ही सहारा था, वरना हम दो औरतें कहाँ जाती, काम भी अच्छे नहीं थे। मैंने उसे कहा कि वह आगे की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल से कर ले, अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वह मेरी बात मान लेता। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। अदिति फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर मैं डर गई थी, जैसे उसके जिसका बड़ा खून ही खींच लिया गया हो। वह बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था, इसको खाने में क्या खिलाया था आपने? मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे, पूरा दिन कोई काम नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे इतनी कमज़ोर हो गई? आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटे तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वह चली गई। फिर अब अदिति को होश आया तो मैंने उससे कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो मैं यह देखकर हैरान हो गई कि वह क्या कर रही है। वह तो फिर से बेड की चादर को धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि जो भी वह कर रही थी वह सब कुछ मामूली नहीं था। वो बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती। यह सब क्या हो रहा था, यह सब देख मैं परेशान हो रही थी। जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से वो ऐसा कर रही थी और बेहोश भी तभी से हो रही थी। अभिषेक उसके लिए था तो सौतेला भाई, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं। उन दोनों में तो दूसरे भाई बहन जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। मैं रोती और सोचती रहती कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। एक औरत कमज़ोर तब होती है जब वह बच्चे पैदा करने वाली होती है तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगे, यह तो कोई नॉर्मल बात नहीं। दूसरे ही दिन उसने चादर धोकर छत पर सुखा दी। वह आसपास भी उसे देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं।
मैं रसोई की खिड़की से यह सब कुछ देख रही होगी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे मैं उसे देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही है? वह फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया ताकि मुझे कुछ पता न चले नीचे वाली चादर है या ऊपर वाली। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां और टॉफियां लेने आते थे जो 5-10 देकर चले जाते। इसी तरह से तो कम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन यह बात मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताई। अभिषेक को भी कुछ नहीं बताया क्योंकि वह पहले से ही नौकरी कर रहा था। अब ऐसे में यह बात मैं उसे बता देती, वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे अभिषेक और अदिति को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, यह तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली, इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरे बेटे ने कहा कि नहीं, मुझे यह काम करना है। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। यह सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह दोनों क्या बातें कर रही हैं? एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? वो घबरा गई और कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का कि दिल खराब हो गया? तुम्हारा क्या कर रही हो तुम ऐसा, और चादर बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझे? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे आपकी इज्जत दांव पर लग गई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मेरी बेटी हैरान होगी। उसने कहा, माँ आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लगता है आज आपने कोई फिल्म अच्छी या किसी ने आपके कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और अगर मैंने इस चादर को धो दिया है तो क्या इसमें क्या बुराई है? गंदी हो गई थी इसलिए मैंने धो दिया, बस इसलिए। आपको कुछ पता है कि कई दिन से मेरी तबीयत खराब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका मतलब यही नहीं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस तरह से बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वो ज़मीन पर गिर गई। तभी अभिषेक भी आ गया। उसने कहा कि माँ आप यह क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने उससे कहा, हाँ मैंने इसको मारा है, इस पर हाथ उठाया है। ऐसे तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से बात की तह तक नहीं पहुंची हूँ। जिस दिन मुझे पूरी बात का पता चल गया, दोनों के बड़े में उस दिन देखना। अब मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैं वही बोलती जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। उस वक्त वह क्या कर रहे थे? उनको तो इस समय सो जाना चाहिए था, तथा मुझे तो शाम को कहा रहे एक कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के करीब गई तो वह ना सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किस बात पर? बहुत ज़्यादा खुश रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशमित हो। बेटी खाने लगी कि हाँ खुशकिस्मत तो हूँ, लेकिन अभी कल फिर से जब मेरी तबीयत खराब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे खोलने की कोशिश की तो हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। क्या वजह थी दरवाज़ा अंदर बंद करने से? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, उनको दरवाज़ा खोल कर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा मोहल्ले में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उसके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था और वह दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हों। मैंने कहा, इतनी देर से दरवाज़ा खोलने का क्या मतलब है? मैंने कहा, झूठ मत कम बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं इस समय जागेंगे और क्यों बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे और जागेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वह दोनों तो ऐसे बैठे थे
जैसे नींद से अभी अभी जागे हों। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई, लेकिन मैं सोचती थी कि कोई न कोई गड़बड़ तो जरूर है।